इफ्तिताही कलमात के लिए, ताकि बाज़ाब्ता तौर पे आज की इस महफिल का इफ्तिताह हो सके, मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अली जनाब मौलाना सलीम अहमद सिराजी साहब से बहुत ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने इफ्तिताही कलमात से आज की इस महफिल का इफ्तिताह फरमाएं। आप ज़ोरदार तालियों से इनका इस्तक़बाल फरमाएं। मोहतरम हाज़रीन और आज के इस प्रोग्राम के अहम जिम्मेदारान, जिन्होंने उत्तर भारतीय महासंघ के नाम से इस मुशायरे का इनेकाद किया, अपनी अनथक कोशिशों को झोंक करके आज इस महफिल को रोशन किया, इन तमाम लोगों के लिए मैं दस्ते दुआ हूँ और रब्बे कायनात के हम्दो सना आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम हो। जैसा कि शायर ने कहा है, अनवारे रिसालत से लो जिसने लगाई है, वो शम्मा ज़माने में बुझने नहीं पाई है। दुश्मन को इजाज़त है आकर के वफा सीखे, दुश्मन को इजाज़त है आकर के वफा सीखे, ये महफिल उल्फत है नफरत से लड़ाई है। मेरे मोहतरम सामईन, अभी जिस तरह से हर बज़्म का आगाज़ तिलावत कलाम पाक, उसके बाद उर्दू ज़ुबान में हम और फिर नाते नबी होता है, लेकिन थोड़ी सी बदनस्मी हुई। वो हमारे शायर अली जनाब बहार आज़मी के नाम पर था नाते नबी। मौसूफ की अदम मौजूदगी में हमारे भाई ने कुछ अपने अंदाज में अशार को नकल किया, लेकिन मैं उसकी भरपाई करते हुए चंद अल्फाज आपके सामने रख दिया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बिला किसी ताखीर के जिस चीज के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, हम और आप वो सुनने के लिए आए हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि एक लफ्ज उत्तर भारतीय महासंघ, महफूज मामा साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इम्तियाज खान साहब बैठे हुए हैं, सब्र आलम साहब बैठे हुए हैं, और इसी तरीके से मैं कितने लोगों का, कितने भाइयों का नाम लूं, मसूद भाई की पूरी टीम बैठी हुई है, और इस प्रोग्राम या इस बज़्म के की सदारत फरमा रहे एक बहुत बड़े आलिम दीन और इस मौजूदा दौर के सियासी हालात के पेचो खम में अपनी कोहना मशकी की हालत को, या ये कह लीजिए उस पर इंशा पर्दाजी करते हुए उर्दू अदब और अरबी अदब के एक माहिर शख्सियत अली जनाब फजीलतुल शेख मौलाना हमीदुल्लाह साहब सलफी हफिज़हुल्लाह यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं जसारत करता हूँ कि उत्तर भारतीय महासंघ, जिसे हम और आप बार बार सुन रहे हैं, कटआउट और पोस्टर में हम लोग देख रहे हैं कि ये बैनर लग रहा है, इसकी वजह क्या है? बहुत सारे वाकयात हैं। एक छोटा सा वाकया मैं अर्ज करूंगा, अज़ान हो जाए उसके बाद। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि उत्तर भारतीय महासंघ का नाम जो आपके सामने रखा या जो वजूद में आया, तो उसका एक नक्शा मैं आपके सामने छोटे से वाकया के जरिया पेश कर देता हूँ, और इंशाअल्लाह मैं ये तवक्को रखता हूँ कि इस वाक़े से बहुत सारी नसीहतें आपको मिलेंगी, क्योंकि ये कोई दीनी इजलास नहीं है जहाँ हदीस कुरान की रोशनी में बहुत सारी बातें कही जाए, कह सकता हूँ बिला शुबहा, लेकिन इस महफिल के ताल्लुक से और अवामी ताल्लुक से और इस सूरत हाल के पेश नज़र मैं वो वाक़या बयान करना चाहूँगा। इससे पहले आप लोग एक नज़र बैनर को देख लें। ये उत्तर भारतीय महासंघ इससे पहले महाराष्ट्र मर्चेंट एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी थी, जिसके बानी अली जनाब बरकतुल्लाह शेख और गुंजन सेठ साहब। पहला नाम आप मेहमान खुसूसी में देख रहे हैं।
इसी तरीके से अभी कुछ इसमें इजाफे हुए, हमारे और अहबाब जुड़े हैं, महफूज शेख मामा तक पहुंचे, अलहाज अब्दुल मजीद खान साहब, करीम खान साहब जो आज प्रेसिडेंट हैं। ये वाकया आपके सामने रख रहा हूं मैं, इससे आप इबरत हासिल करें। बहुत छोटा सा वाकया है। हमारे दरमियान बहुत बड़े बड़े शुअराए किराम, आलम निज़ामी साहब जैसी शख्सियत मौजूद है जो बिल्कुल अपने आप में समंदर की हैसियत रखते हैं, अदब में अपनी लंबी सी बात को एक लाइन में बयान कर देते हैं। तो मैं भी ये चाहूंगा आज कि आलम भाई आप इसको बगौर समाप्त फरमाएंगे। एक छोटा सा वाक़या, एक घर के अंदर एक चूहा रहता है। चूहा मामूली जानवर है, हम और आप जानते हैं। वो घर में रहता था, मालिक घर का आजिज हो गया तो उसने क्या किया, एक चूहदानी खरीद करके लाया बाजार से। आमतौर पर ये आईनी मुशाहिदा होगा हर शख्स का, हम लोग उत्तर भारत से ताल्लुक रखते हैं, यूपी से। छोटा छोटा गांव होता है, 10 घर का, 20 घर का, 50 घर का, बहुत ज्यादा हो गया तो 500 घर का। तो ये छोटे छोटे गांव के अंदर आमतौर पर लोग मिट्टी के बर्तनों में अपने साजो सामान, खाने पीने की चीजें रखते हैं, जिसे चूहा नुकसान पहुंचाता था। तो मालिक जब बाजार गया हफ्ते के रोज, तो बाजार से क्या लाया, एक चूहदानी लाया। चूहदानी जानते हैं, जिसके अंदर चूहा पकड़ा जाता है। चूहदानी लेकर के आया तो जब मालिक झोला खोला साइकिल खड़ी करके, तो चूहा देख रहा था कि क्या खाने का सामान लाया है। अपने नाक से, अपने अंदाज में उसे लज्जतें महसूस करके महसूस कर रहा था कि झोले से क्या निकाल रहा है। तो सबसे पहले मालिक ने क्या निकाला, एक चूहदानी निकाला और बीवी के हाथ में दिया कि आज हर कीमत पर चूहे को पकड़ना है। बीवी ने कहा ठीक है, मैं इसके अंदर खाने वाली ग़िज़ा लगाता हूँ, अमरूद, आम वगैरह, और आज उसको तो फंसना तय है। बहुत दिनों से मैं अर्ज कर रही थी कि लेके आओ, इसको पकड़ना है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। चूहदानी लगा दी गई। रात के 12 बजे क्या हुआ उसका वाकया, इससे कब्ल आप ये सुने कि चूहा जब चूहदानी को देखा तो घर से बाहर निकला। बाहर निकला तो पहले देखा एक कबूतर को, कबूतर के पास गया, कहा भाई देखो मालिक चूहदानी लेकर के आया। बोला मेरा क्या सरोकार है, इससे क्या मेरा लेना देना है, तुम फंसोगे, तुम्हारे लिए चूहदानी आई है, मेरा क्या इससे क्या ताल्लुक है। वहां से आगे बढ़ा तो देखा कि चंद मुर्गियां उसकी दाना चुग रही थी, उनके पास गया, कहा मालिक चूहदानी लाया है। मुर्गियों ने कहा कि भाई क्या मसला है, हमको हमारे लिए उसने दरबा बना के रखा है, दाना डालता है, चारा डालता है, और रात में हमको बंद कर सुबह खोल देता है, हम आजाद खाते पीते हैं, मालिक को हम अंडा देकर देती है, अंडा खाता हो, कोई मसला नहीं मेरे लिए, चूहदानी तुम्हारे लिए, तुम गौर करो। वहां से भी बेआबरू हो गया, आगे बढ़ा थोड़ा तो देखा बकरा बैठा था पलंग पर, बकरे के पास गया, बरामदे में कहा भाई मालिक चूहदानी लाया है बाजार से। तो कहा क्या हुआ, चूहदानी लाया है, चूहदानी तुम्हारे लिए है, हमारे लिए क्या है, हमको तो घास दाना चारा मिलता है और शाम को मेरे गले में रस्सी की बूंदी खाली लगा देता है, सुबह खोल देता है, कौन सा मसला है। चूहा क्या किया, घर से रफू चक्कर हो गया। 12 बजता है रात के, तो उसके अंदर सांप चला जाता है, जो सांप मुहलिक है इंसान के लिए, और जब वो जाता है तो उसके जिस्म का कोई हिस्सा उस आले आजू पे लगता है, जिससे चूहदानी खटाक से गिरती है, मालिक के कान में आवाज जाती है, वो बीवी को आवाज देता उठाता है कि जाओ जल्दी से चूहा फंस चुका है। कहा क्या बात करते, कहा हमने सुना है आवाज, छत से दौड़ के जाती है और जैसे उठाती है हाथ में कि चूहा फंस गया, मजा आ जाएगा, जैसे फौरन सांप उसको डस लेता है। अब जब सांप डस लेता है तो जाहिर सी बात है, गांव है, डॉक्टर तो है नहीं कि वहां फौरी इलाज हो जाए उसका। ताबड़तोड़ गांव में कुछ वैद्य हकीम कहने लगे भाई काम करो, कबूतर लगाओ जहां काटा है, वो सांप मुहलिक है, कबूतर खींच लेगा उसकी जो है जहर को। ऐसे सारे कबूतर खाने के खत्म हो गए। कबूतर की बारी आई, उसके बाद थोड़े अरसा गुजरा, अभी भी उसकी हालत वही नाजुक थी। कहा एक काम करो, फिलौरी लगाओ, मुर्गी लगाओ, वो भी लगाया दिया, सारी मुर्गियों को खत्म कर दिया गया, उनकी बारी चली गई। ऐसा हुआ कि वो बीवी उसकी मर गई, बचा नहीं सके। नतीजा क्या हुआ, 40 दिन का अरसा जब गुजरा
तो कहा कि दोस्तों ने कि यार तुम अपनी बीवी की इतनी तारीफों के पुल बांधते थे जिसकी कोई कैद नहीं है, तो अब 40वां तो भी कर डालिए, ऐसे छोड़ देंगे उसको? कहा नहीं यार 40वां करेंगे, बकरा तो भी है घर पे, क्यों नहीं कर डालते हैं? बकरा खरीदना भी नहीं है। अब जब बकरे के पास पहुंचे तो बकरा कहा भाई मेरा एक छोटा सा वाकया सुन लो, और उसके बाद कटना तो है ही है। यानी कि उसने ये सारा वाकया जो मैंने अर्ज किया बकरे ने बयान किया कि इससे पहले चूहे ने बताया, हम सतर्क नहीं हुए, हमने उसकी मदद नहीं की। इस वाकये से पता चलता है ये उत्तर भारतीय महासंघ के लिए, आप अगर समझदार है तो समझ जाएंगे। ये मुमरा के अंदर सन 2002 का वाकया मैं आपको बताऊं। इसी दीवा के अंदर हमारे सामने हलीम भाई बैठे हैं, गवाह हैं, फरीद भाई हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं, रियाज भाई और बहुत सारे लोग हैं जो पुराने यहाँ रहते हैं। मामा एक भाई कालू भाई दादा करके था, वो दीवा के अंदर रहता था। जब कोई गाड़ी माल ले लाद करके कोई भैया या कोई भी हो, चाहे गुजराती हो, मारवाड़ी हो, XYZ कोई भी हो, जब वो लाद करके ले जाता था सामान तो भी किलो के हिसाब से बिल और चालान चेक करता था। अगर 1 टन है तो उसी हिसाब से 1 रुपया किलो पैसा लेता था, तब गोडाउन में माल खाली कर देता था। और इसी तरीके से जब कोई वहां से लाद के निकलता था तो वजन कांटे पे जितना माल निकलता था वो कमाई 1 रुपया उसका तय था। जब ये बात हुई तो चंद लोग करीम खान साहब के पास आए, बरकतुल्ला शेख साहब, करीम खान साहब और बहुत सारे अहबाब हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले जो यहाँ थे, उन लोगों तक ये शिकायत पहुंची कि भाई इस तरह का हमारे साथ जुल्म और ज्यादती होती है। सिराजुल्लाह भाई भी जानते हैं, बैठे हैं, वो क्या मालूम है उनको, हंस रहे हैं। तो ये पता चला तो करीम खान साहब ने कहा एक काम करो, एक मीटिंग ले ली। दूसरे दिन एक मीटिंग ली गई तमाम व्यापारियों की। तो जाहिर सी बात है इतने सारे अहबाब बैठे हुए हैं, ये हम न भूलें कि हमारे बीच में कोई ऐसा खबर रसा एजेंसी, हुक्मरान या कानून का नहीं होगा। बेशक होगा, आप नहीं पहचान पाओगे। तो वो सुना और वीडियो क्लिप बनाकर ले जाकर सीनियर को दे दिया चौकी में कि ये इन लोगों ने प्लान बनाया है, कल तुम्हारे पास आएंगे। जब सुबह जो टाइम दिया गया, कोई किसी को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो सारे लोग जब वहां पहुंचते हैं टाइम पे तो क्या देखते हैं, सीनियर उसको बेड़ी डाला हुआ है और घसीट के लाके सामने पटक दिया। वो आदमी हमारे इसी उत्तर भारतीय महासंघ के अपराध के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और कहा भाई कान पकड़ता हूं, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो ये इत्तेहाद और इत्तेफाक ऐसा होना चाहिए। इस यूनिटी के अंदर जिस नाम से हम जाने जाते हैं, तो यकीनन मैं ये कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह रहमान ऐसा वाकया कभी शायद जिंदगी में पेश नहीं आएगा। और आज हम और आप सारे लोग जानते हैं, मुल्क के हालात से वाकिफ है। पूरा मुल्क आज जिस धर्रे पे चल रहा है और हुकूमत निहायत बेबाकी के साथ जो काम कर रही है, किसी खास तबके के साथ, किसी फर्द बशर से उसकी नजरों से ओझल नहीं है। आए दिन अखबार पर, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर और बहुत सारी जगहों पर हम और आप देखते हैं, लेकिन उसका सिला और उसका नतीजा कुछ हासिल नहीं होता है, सिवाय एक चीज के कि हम यही कहते हैं कि आज नहीं तो कल हमारी बारी आएगी और हम जो है शिकस्त का बदला लेंगे। लेकिन मैं ये कहते हुए अपनी तकरीर को मुख्तसर से खत्म करना चाहूंगा कि किसी को ये कोई कैसे बताए, किसी को ये कोई कैसे बताए हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती है, हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती है। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं, ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है। ये लहरें रोकी जाती है तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है। तो इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है।